बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी आपसे मुखातिब है। आज इस अहम दिन पे, जो कि यौम विलादत है बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, हाजिर हुआ हूँ एक ख़ास पैगाम के साथ, कायद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, और फिर अपनी नई इंटरनेशनल बुक साउथ एशिया नीड्स हाइब्रिड पीस, जो कि मेरी दूसरी इंटरनेशनल बुक होगी और इंशाअल्लाह 10 जनवरी को न्यूयॉर्क से रिलीज़ होगी। मैं वीज़ा न होने की वजह से बदकिस्मती से उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं ले सकूंगा, लेकिन बहरहाल आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी किताब का तारुफ आज इस ख़ास दिन पे क्यों करा रहा हूँ। इसकी वाहिद वजह यह है कि ये किताब कायद के फरमान पीस विद इन और पीस विदाउट से मुतासिर होकर लिखी गई है। तकरीबन 30,000 वर्ड्स पे ये किताब है, 4 चैप्टर हैं, और चूंकि अफ़गानिस्तान भी साक का मेंबर है, इसलिए एक चैप्टर अफ़गानिस्तान पे है क्योंकि वहाँ भी अमन की बहुत ज़रूरत है, और फिर इंडिया पाकिस्तान का डिटेल में डिस्कशन है क्योंकि अब कश्मीरी अवाम को रिलीफ की ज़रूरत है, और वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत ना हो या अमन की फ़िज़ा ना हो। कायद का फरमान पीस विद इन पीस विदाउट, जो उन्होंने आज़ादी के दूसरे दिन ही पेश कर दिया था, हम नहीं समझ सके। इसीलिए शायद पिछले 74 साल के दौरान हमारे किसी उस्ताद ने इस पे कोई ख़ास बहस नहीं की। मैंने हाइब्रिड पीस की टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया हाइब्रिड वॉर के अगेंस्ट, क्योंकि दोस्तों ने पूछा कि हाइब्रिड वॉर तो हमने सुना था, हाइब्रिड पीस कैसा है या क्या होगा। तो मैंने यही जवाब दिया कि कायद के विजन हाइब्रिड पीस निकला है पीस विद इन और पीस विदाउट से, क्योंकि कायद का विजन जो था पाक भारत ताल्लुकात का, वो इस तरह था जिस तरह अमेरिका और कनाडा का है। लेकिन आज हालात ये हैं कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे से हाथ मिलाना तो क्या, एक दूसरे की शक्ल देखने को भी रवादार नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये दोनों मुल्क आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे, कश्मीरियों को रिलीफ नहीं मिलेगा, और आपस के ताल्लुकात इस कदर कशीदा हैं कि जंग अगर सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही कि ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो जो छोटी छोटी झड़पें हैं उनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे और हम पे ये लेबल लगा दिया जाएगा कि ये तो बहुत ही डरपोक किस्म के लोग हैं, तो फिर किसी भी वक्त बालाकोट, पुलवामा, कारगिल, मुंबई, इस तरह के वाक़यात बार बार होंगे, और इन वाक़यात से भी अगर किसी को फ़र्क पड़ता है तो वो हमारे कश्मीरी बच्चे हैं, कश्मीरी भाई हैं, जिन्हें किसी सूरत रिलीफ नहीं मिल रहा। उन्हें रिलीफ सिर्फ उस सूरत में मिलेगा जब पाक भारत हुकूमतें आपस में बैठ के मामलात को तय करेंगी। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज बहुत कम लोग अमन की बात करते हैं। जंग की बात करना बहुत आसान है, जंग लड़ना बहुत मुश्किल काम है। ये सिर्फ वही जानता है जिसने महाज पे वक्त गुजारा। सोवियत यूनियन के बहुत ही मशहूर फॉरेन मिनिस्टर थे कोल्ड वॉर के दिनों के, आंद्रे ग्रोमिको, जो आर्किटेक्ट थे सोवियत पॉलिसी के कोल्ड वॉर एरा में। उनका कहना था कि 10 years ऑफ टॉक इज बेटर देन 1 day ऑफ वॉर। जरा सोचिए कितनी बड़ी बात है कि 10 years ऑफ टॉक इज बेटर देन वॉर। वॉर कितनी खतरनाक चीज है। चाइनीज फिलोसफर सुनजू ने 2500 साल पहले कहा था कि मुकाबला वही अच्छा होता है जो जंग किए बगैर जीत लिया जाए।
इलाका वही अच्छा होता है जो जंग किए बगैर अपने कब्जे में ले लिया जाए। तो फिर जंगें क्यों हो रही? चीनी तारीख भी ये कहती है कि जंग मुनासिब अमल नहीं है और तवील जंगों में किसी को फायदा नहीं होता। सोवियत यूनियन के लीडर ने भी यही बात की। फिर जंगें क्यों हो रही? किस मुल्क के लीडर ये कहते हैं कि हम जंग करेंगे? भारत। कौटिल्य को पढ़िए, मैकियावेली, इटालियन फिलोसोफर, अमेरिकन, वही कहते हैं कि अमन के लिए जंग जरूरी है। 20 साल अफगानिस्तान को तबाह करने के बाद जब वो यहां से निकले हैं तो उन्हीं तालिबान को कंट्रोल देकर गए जिनकी लीडरशिप को उन्होंने मारा भी नहीं, बल्कि बहुत से लोगों को ग्वांटानामो बे में तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। 1.5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा नुकसान करके। लेकिन बात यह है ख़वातीन हज़रात कि वो नुकसान उनका हुआ नहीं। 95% इस 1.5 ट्रिलियन का दोबारा उनकी असलहा साज कंपनियों, उनके एजेंट्स जिन्होंने ये जंग को सुपरवाइज किया, वापस उनके इकोनॉमी में चला गया। हमें ज़रूरत है ये समझने की कि क्या जंग हमारे लिए या इस खित्ते के लिए मुफीद है, या अमन की बात करके हालात को बेहतर किया जा सकता। मैं किसी सूरत ये नहीं कह रहा कि सरेंडर कोई ऑप्शन भी है। सरेंडर इज नो ऑप्शन। लेकिन फिर डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? कोई समझाएगा मुझे? डिप्लोमेसी, प्रोडक्टिव इंगेजमेंट, ये कॉन्सेप्ट मैं बड़े अरसे से बुला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, अपनी किताब में भी लिखा है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले बड़ी खुशी हुई, मिलिट्री डिप्लोमेसी में जनरल बाजवा साहब ने अमेरिकन सेनेटर्स के साथ मुलाकात के दौरान ये फ्रेज़ इस्तेमाल किया, प्रोडक्टिव इंगेजमेंट। हालांकि ये करना चाहिए था वज़ारत ख़ारजा को या वज़ीर आज़म को, वज़ीर ख़ारजा को, लेकिन चले किसी एक बड़े लीडर ने ये फ्रेज़ इस्तेमाल किया। मेरे लिए यही बहुत काफ़ी है। अल्लाह करे वो इस पे अमल भी करें। तो अब पेश करूँगा कायद को खराज अक़ीदत। अल्लाह पे ईमान है, कायद का एहसान है। अल्लाह पे ईमान है, कायद का एहसान है। इकबाल जिना जीत गए, नेहरू गांधी हार गए। इकबाल जिना जीत गए, नेहरू व गांधी हार गए। देखो हिंदुस्तान को पर सोचो पाकिस्तान को। हिंदुस्तान में आज क्रिसमस के मौके पे भी क्रिश्चियंस को अपनी इबादत गाहों में जाने की इजाज़त नहीं है। देखो हिंदुस्तान को पर सोचो पाकिस्तान को। ये प्यारा पाकिस्तान है, कायद का एहसान है। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।